जी सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ सही जा रहा है? यहाँ केवल एक गुट है, यदि गुट है तो वह है सोनिया गांधी गुट। सब लोग उनके प्रति बहुत समर्पित आदर भाव और रखते हैं और उनके कमांड को सब लोग मानते हैं। मैं राज्यों के स्तर पर मानता हूँ कहीं कहीं पर हम लोगों में जो साथ लेकर के चलने का मादा है वो कमजोर पड़ रहा है। उसको हमको अपनी उस भूख को कि हम अपने साथियों को भी अपने साथ रख सके, उस एपिटाइट को बढ़ाना है। अब अंदर खाते ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चुनाव जो होना है, पार्टी अध्यक्ष की बात करें या अन्य पदों की बात करें, तो उसमें ये जो G23 है ये अपने कैंडिडेट भी खड़े कर सकते हैं। यानी अगर गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा खड़ा होता है तो फिर उसके विरोध में ये अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। इसको आप गुटबाजी नहीं मानते तो क्या मानते? और भाजपा से लेकर के भाजपा के कुछ ढोलची, कुछ गोदी मीडिया या कुछ और जो भी उनको संज्ञान देना चाहें, और उन्होंने सोशल मीडिया में 50,000 लोगों की देश भर में पहुंच खड़ी कर दी। राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत अटैक किया, उनके विचारों की खिल्ली उड़ाने का काम किया, उनके व्यक्तित्व को लेकर के खिल्ली उड़ाने का काम किया। कभी उनकी शिक्षा आदि को लेकर के भ्रामक प्रचार किया गया जो अब तथ्यों से लोगों को मालूम हुआ, नहीं तो बिल्कुल भाजपा का झूठ था करके। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी अनुभवी पार्टी होते हुए क्या आरएसएस और बीजेपी के इस प्रचार में कि वो हमारे नेतृत्व को कमजोर करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, हमारे जजमेंट को वो गलत साबित करना चाहते हैं, क्या हम हथियार डाल दें? जिस तरीके से राजीव जी आए थे, उन्होंने एक जनरेशनल चेंज किया, उससे पार्टी यहाँ तक चल गई। तो आज एक जनरेशनल चेंज की रिक्वायरमेंट है और उसमें राहुल गांधी जी से ज़्यादा फिट कौन है? नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग, उनके सारे डिसीजंस को लेकर के जो पेड भाजपा के लोग हैं उनसे लेख लिखवाए जाते हैं, उन्हीं के अपने चहेते अखबारों में छपाए जाते हैं। मतलब नेहरू को लोगों की स्मृति से मिटाने का एक कैंपेन चल रहा है। हमने पब्लिक सेक्टर खड़े किए, पब्लिक सेक्टर को समाप्त करने उसको बेचा जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि ये पब्लिक सेक्टर को जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों और अपने चहेतों को भेज देना चाहते हैं। जो आज़ादी के मूल्यों पर आधारित हिंदुस्तान था वो न रहे, ये उस सब को बदल देना चाहते हैं। अंबेडकर, गांधी, नेहरू की जो लोकतांत्रिक देन थी देश को, उसको ये चेंज कर देना चाहते हैं। तो क्या हम इसको मान लें? आज़ाद साहब का मैं बड़ा कदरदान हूँ, मगर ज़रा मोदी जी की वो है कि उनके बुलावे में, उनके वो आंसुओं में पता नहीं क्यों कैसे वो भावुक होकर के ज़रा कुछ शब्द कह बैठे। नहीं तो एक बात बताइए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सब कुछ, सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया है, तो जम्मू कश्मीर का बेटा गुलाम नबी कैसे उसकी प्रशंसा कर सकता है? 2022 के चुनाव काफी नजदीक है। विरोधी जहां हावी हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, चाहे स्मार्टफोन देने का हो, चाहे अन्य वादे हों, वो पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो हाईकमांड ही तय करेगा। आप किसान कर्ज माफी की बात करते हैं तो हाल ही में 2 किसान पिता पुत्र ने सुसाइड की, जिसमें वो जिम्मेदार ठहरा के गए आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को, सहकारिता मंत्री रंधावा साहब को और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि इन्होंने हमसे वादा किया था लेकिन वो वादा नहीं निभाया, जिस वजह से हमारे पर वो जो कर्ज है उसका इतना दब गया कि हम सुसाइड कर रहे हैं। जिस समय हमने वादा किया था उस समय हमको भरोसा था कि 2019 में हम सरकार केंद्र में बनाने जा रहे हैं और वो हमारे राष्ट्रीय वादे का पार्ट था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे।
कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पदभार देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार हो चुके हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम तक की बात की जा रही थी कि डिप्टी सीएम बनाया जाए। पिछले चुनाव में पंजाब की जनता पर भरोसा जताती नजर आई थी, लेकिन अब इस वक्त जो जनता का हाल है या फिर जो किसानों का हाल है, क्या आपकी पार्टी, क्या आपकी सरकार किसानों के साथ खड़ी हो पाई है, या महज विधानसभा में 3 विधेयक पास करने से ये सारा मुद्दा खत्म हो जाता है? मैं हाँ विनीत कपूर और आज ਆਪਾਂ कांग्रेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, कांग्रेस चाहे वो पंजाब कांग्रेस होए फिर ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ G23 ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, हरीश रावत ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। हरीश जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, कई किसी समय जरा सा कमजोर है सिग्नल। बिल्कुल हरीश जी, नेटवर्क भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। हरीश जी, सवाल ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ क्या कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ सही जा रहा है? बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सवाल उठते हैं, व्यक्तित्व उभरते हैं, उसी से आगे के लिए पार्टी का भविष्य बनता है। उसको गुटबाजी नाम देना, यहाँ केवल एक गुट है, यदि गुट है तो वह है सोनिया गांधी गुट। सब लोग उनके प्रति बहुत समर्पित आदर भाव और रखते हैं और उनके कमांड को सब लोग मानते हैं। राहुल गांधी जी को सभी लोग, हमारी एक दिन सीनियर लोगों की 19 लोगों की सोनिया जी के सानिध्य में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैंने, अशोक गहलोत जी ने, भक्तचरण दास जी ने जब राहुल जी की बात कही कि वो नेतृत्व संभालें, तो उसमें सभी हमारे, जिसको आप मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है ये G23 शब्द जो है, ये हमारी पार्टी के सब सीनियर लीडर हैं। यदि ये 23 हैं तो C23 हैं, कांग्रेस 23 हैं। और ये लोग मौजूद थे, इनमें से प्रमुख लोग मौजूद थे। गुलाम नबी जी थे, हमारे हुड्डा साहब थे, पृथ्वीराज चौहान थे, बल्कि उस मीटिंग की ब्रीफिंग ही पृथ्वीराज चौहान जी ने की थी। मैं उनके साथ था ब्रीफिंग में। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व के सवाल पर नहीं है, केवल चुनाव को लेकर के कि पार्टी के अंदर पोस्टें हर स्तर पर चुनाव से भरी जाए। हमारे कुछ साथी ये महसूस करते हैं कि यदि हम चुनाव करवाएंगे और चुनाव से पोस्टें भरेंगे तो उससे पार्टी के अंदर लोगों में काम करने की और प्रवृत्ति पैदा होगी, पार्टी मजबूत होगी हर स्तर पर जो है। और ये नॉमिनेशन जब होता है तो इसमें कई लोग नॉमिनेट होने के बाद अपने को बिल्कुल गारंटीड मान लेते, ये उनका मानना है। वैसे मेरा अपना मानना है मिक्सचर ऑफ बोथ पर हमेशा कांग्रेस काम करती रही है, उसी तरीके से काम करना चाहिए। एक वैचारिक सवाल है, तो वैचारिक सवाल यदि कांग्रेस जैसी पार्टी में नहीं उठेंगे तो आप विनीत जी मुझे बताइए, क्या ये सवाल भाजपा में उठेंगे? वहाँ तो जो कुछ नागपुर में तय हो गया, जो कुछ झंडेवालान में तय हो गया है, तो वो सबको फॉलो करना है। वहाँ तो प्रधानमंत्री भी तय किसी और जगह से होता है, भाजपा तय नहीं करती है। तो हमें और उनमें बड़ा अंतर है। लोगों की आदत भाजपा के वन कमांड को देखते हुए कुछ गड़बड़ा गई है। तो कांग्रेस के अंदर जब कुछ लोग कोई बातें कहते हैं, कोई विमर्श चलाते हैं, कोई थिंकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको कहा जाता है ये गुटबाजी होगी। और हाँ, मैं राज्यों के स्तर पर मानता हूँ कहीं कहीं पर हम लोगों में जो साथ लेकर के चलने का मादा है वो कमजोर पड़ रहा है। उसको हमको अपनी उस भूख को कि हम अपने साथियों को भी अपने साथ रख सके, उस एपिटाइट को बढ़ाना है, उस भूख
को बढ़ाना है, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है कि वैचारिक मतभेद हों, व्यक्तित्व में टकराहट भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर पल हम हर क्रूशियल मौके पे एक साथ खड़े हो जाएं। रावत जी, आपने G20 जो 3 है उसको C23 का नाम दे दिया है कि ये कांग्रेस 23 है, लेकिन अब अंदर खाते ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि चुनाव जो होना है, पार्टी अध्यक्ष की बात करें या अन्य पदों की बात करें, तो उसमें ये जो G23 है ये अपने कैंडिडेट भी खड़े कर सकते हैं। यानी अगर गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा खड़ा होता है तो फिर उसके विरोध में ये अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। इसको आप गुटबाजी नहीं मानते तो क्या मानते हैं? पहले पार्टी जो है सीताराम केसरी जी के साथ थी, हम्म, लेकिन अ, म, उनके नेतृत्व को राजेश पायलट जी ने चुनौती दी, और सोनिया जी जब चुनी गई तो उस समय जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनौती दी, और जितेंद्र प्रसाद जी हमारे उपाध्यक्ष भी रहे, और आज उनके पुत्र जो हैं बंगाल के प्रभारी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है पार्टी की, जिसमें जिसका मतलब ये नहीं है कि आदर भाव समाप्त हो गया है। हम्म, यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम्म, चुनाव लड़ें, लेकिन आ, एक बात आपको तथ्य है कि जब राहुल जी ने मना कर दिया और वर्किंग कमेटी में उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो वो ठीक है, वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हर स्तर पर पैदा करने के लिए उन्होंने वो निर्णय लिया। हम्म, पार्टी ने उस निर्णय को अप्रिशिएट भी किया, लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जब वर्किंग कमेटी के कहने पर वो नहीं माने तो हमने एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी, और फिर एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के बाद हमने स्टेट्स के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को उस प्रोसेस में सम्मिलित किया, जिसको आप एक प्रकार से मिनी आईसीसी कह सकते हैं। उस मिनी आईसीसी में भी सब ने एक ही अनुरोध किया बड़े मंथन के बाद कि जी, नहीं, राहुल जी संभालें, क्योंकि देखिए हम्म, हमारे सामने तीन चुनौतियां हैं। एक चुनौती है कि पार्टी ने एक निर्णय लिया, अपना हम्म, अध्यक्ष चुना, हम्म, और भाजपा से लेकर के भाजपा के कुछ ढोलची, कुछ गोदी मीडिया या कुछ हम्म, और जो भी उनको संज्ञान देना चाहें, और उन्होंने सोशल मीडिया में 50,000 लोगों की देश भर में पहुंच खड़ी कर दी, राहुल हम्म, गांधी जी पर व्यक्तिगत अटैक किया, उनके हम्म, विचारों की खिल्ली उड़ाने का काम किया, उनके व्यक्तित्व को लेकर के खिल्ली उड़ाने का काम किया, कभी उनकी शिक्षा आदि को लेकर के भ्रामक प्रचार किया गया, जो हम्म, अब तथ्यों से लोगों को मालूम हुआ, नहीं तो बिल्कुल भाजपा का झूठ था करके। तो क्या कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतनी अनुभवी पार्टी होते हुए, क्या आरएसएस और बीजेपी के इस प्रचार में कि वो हमारे नेतृत्व को कमजोर करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, हमारे जजमेंट को वो गलत साबित करना चाहते हैं, क्या हम हथियार डाल दें? नंबर वन। नंबर दो चुनौती है, जनरेशन चेंज तो होनी है ना। हम्म, सोनिया जी कब तक संभालेंगे? हम्म, उनकी कृपा है, उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट बनना स्वीकार कर लिया। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम्म, हमारी जनरेशन के हैं, उन जी, उन जनरेशन के लोगों की भी अब एक समय आ गया है, अब उतनी हम्म, भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। तो जी, इसलिए आगे के जनरेशनल चेंज के लिए, जिस हम्म, तरीके से राजीव जी आए थे, उन्होंने एक जनरेशनल चेंज किया, उससे पार्टी यहाँ तक चल गई, तो आज हम्म, एक जनरेशनल चेंज की रिक्वायरमेंट है, और उसमें राहुल गांधी जी से ज्यादा फिट कौन है? थर्ड हम्म, चीज ये है थर्ड चीज ये है कि आखिर गांधी परिवार के प्रति एक आकर्षण तो है, हम्म, और भाजपा गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार को हम्म, लोगों की स्मृति से मिटा देना चाहते हैं। हम्म, नेहरू जी के लिए कितना दुष्प्रचार चल रहा है, आप सब जानते हैं, किसी से छिपा है? नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग, उनके सारे डिसीजंस को लेकर के जो पेड भाजपा के लोग हैं, उनसे लेख लिखवाए जाते हैं, उन्हीं के अपने चहेते अखबारों में छपाए जाते हैं। मतलब नेहरू को
लोगों की स्मृति से मिटाने का एक कैंपेन चल रहा है, जी कैंपेन चल रहा है। उसी तरीके से इंदिरा जी के समय में और कांग्रेस के समय में जो कुछ चीजें खड़ी की गई, जो इमारतें खड़ी की गई, हमने जी। कृषि का एक सिस्टम खड़ा किया, हम्म। एग्रीकल्चर, जिसमें व्हाइट ब्लू रेवोल्यूशन इत्यादि सारी, पिंक रेवोल्यूशन सब उस समय हुई, तो येलो जी। रेवोल्यूशन सब हमारे समय में हुई। तो इनको आज उस स्ट्रक्चर को खत्म करने की का प्रयास हो रहा है। हमने हम्म। पब्लिक सेक्टर खड़े किए, पब्लिक सेक्टर को समाप्त करने उसको बेचा जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, इसका सीधा अर्थ है कि ये पब्लिक सेक्टर को जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों और अपने चहेतों को भेज देना चाहते हैं। तीसरी जी। चुनौती तीसरी चुनौती इस बात की है कि इन्होंने एक ऐसी धारणा बना दी है कि हम्म। जो भी संवैधानिक हिंदुस्तान था, जो हम्म। आजादी के मूल्यों पर आधारित हिंदुस्तान था, वो न रहे, ये उस सब को बदल देना चाहते हैं। अंबेडकर, गांधी, नेहरू की जो लोकतांत्रिक देन थी देश को, उसको ये चेंज कर देना चाहते हैं। तो क्या हम इसको मान लें? हम मान लें? ये तीन तीन बड़े सवाल है हमारे सामने, कोई अकेले राहुल जी का सवाल नहीं है। और ये तथ्य है कि इस लड़ाई में हरीश रावत यदि मान लिया कल अध्यक्ष बनते हैं, अशोक गहलोत जी बनते हैं, गुलाम नबी आजाद जी बनते हैं, तो हमारा नाम यदि कहीं अनाउंस किया जाएगा पब्लिक मीटिंग के लिए, तो 1,500 लोग जुट जाएंगे, 1,000-2,000 लोग जुट जाएंगे। हमारे लिए रैलियां करनी पड़ेंगी। यदि हम्म। आप गांधी नेहरू परिवार के किसी व्यक्ति का नाम अनाउंस कर दो, तो 5-1 हजार व्यक्ति कहीं भी चंडीगढ़ के किसी भी चौक पर खुद ही सुनने के लिए आ जाएंगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल ये अनाउंस करने की जरूरत है या अखबार में साया करने की जरूरत है, इतने बजे राहुल गांधी फला जगह पर खड़े होकर के एक संवाद करेंगे, लोग उस संवाद को सुनने के लिए आएंगे। तो एक जो नेचुरल आकर्षण है उस हम्म। परिवार के प्रति, उसको हम अपनी पूंजी में क्यों न ढालें? हमको हम्म। हमको कोई मुझको ये समझा दे, हम उस पूंजी को क्यों गंवाएं? तो इसलिए इस पूंजी को न C-23 से कोई चैलेंज है। हम्म। ये ये सब चीजें जो है देखो बनाई हुई चीजें हैं, बनाई हुई चीजें हैं। कहीं थोड़ी सी एक स्लिप ऑफ टंग है। हम्म। मैं समझता हूँ आजाद साहब का मैं बड़ा कदरदान हूँ, मगर जरा मोदी जी की वो है किस उनके भुलावे में, उनके वो आंसुओं में पता नहीं क्यों कैसे वो भावुक होकर के जरा कुछ शब्द कह बैठे। नहीं तो एक बात बताइए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सब कुछ सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर दिया है, तो जम्मू कश्मीर का बेटा गुलाम नबी कैसे उसकी प्रशंसा कर सकता है उस व्यक्ति की? मुझे बता दीजिए। जो गुलाम नबी लोकतांत्रिक पद्धति से हम्म। कांग्रेस के उसमें बुल्डाना महाराष्ट्र से, ये कांग्रेस थी, हम्म। कश्मीर के डोडा जिले के गांव में पैदा व्यक्ति को कांग्रेस ने बुल्डाना से जिताया, जी। उम्मीदवार बनाया, वो जीत करके आए। हमारी हम्म। इस पार्टी के इतने सालों से सारे वो हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक वैचारिक चीजें उन्होंने कही हैं, सोनिया जी ने उसका समाधान निकाल दिया, उन्होंने कहा चुनाव होंगे, और हम्म। राहुल जी ने स्वयं कह दिया कि भाई हम लोग, मैं इस मान्यता का था कि एक किसान आंदोलन को देखते हुए और महंगाई और दूसरे सवालों को देखते हुए इस समय हमको केवल जनता के बीच में रहना चाहिए, थोड़े दिन ये चुनाव छोड़ो। लेकिन राहुल जी ने कह दिया कुछ नहीं, चुनाव होंगे, चुनाव करवाइए और चुनाव किए जाए। तो उनकी भावना का सम्मान भी हो यानी रहा ये है। अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई इस चुनाव का हिस्सा बनना चाहता है तो वो बेशक आवेदन कर सकता है, खड़ा हो बिल्कुल सकता हमारे संविधान के अनुसार बिल्कुल हर व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है, है। स्वतंत्र है। म, म, रावत जी, अब जी क्षेत्रीय क्षेत्रीय पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। आपके पास पंजाब कांग्रेस का भी प्रभार है, और पंजाब कांग्रेस की बात करें तो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर भी कुछ सुर इस तरह से उठ रहे हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव काफी नजदीक है, विरोधी जहां हावी हो रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, चाहे स्मार्टफोन देने का हो, चाहे अन्य वादे हों, वो पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में अब जिस तरह से सुनील जाखड़ जी का एक बयान आया कि 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसे में अंदर खाते आवाज उठनी शुरू हो गई है कि पार्टी आलाकमान तय करेगा, ना कि प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाना है। तो क्या देखो, इस मतभेद को दूर कर पाए हैं? दो चीजों को समझने की जरूरत है। जी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो हाईकमांड ही तय करेगा। जो कांग्रेस की मान्य परंपरा है उसी को फॉलो किया जाएगा, टाइम टेस्टेड परंपरा है। लेकिन चुनाव जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा, ये भी तथ्य है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हमको हमारी जीत को लीड किया है और 5 साल मुख्यमंत्री हैं, तो हम उन्हीं की अगुवाई में पंजाब की जनता के पास जाएंगे, जनता जनार्दन से कहेंगे हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने कैप्टन साहब की अगुवाई में काम किया और बड़े विषम परिस्थितियों में काम किया। अब रहा सवाल, जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, देखिए जिस समय हमने ये वादे किए थे, किसी को मालूम था कि देश में ये नोटबंदी थोप देंगे? किसी को मालूम था जीएसटी थोप देंगे? पंजाब की अर्थव्यवस्था को क्रिपल कर दिया। नोटबंदी का सबसे दुष्प्रभाव पंजाब पर पड़ा और उसके बाद जीएसटी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, क्योंकि छोटी छोटी बिजनेसें, छोटी छोटी तिजारतें पंजाब और पंजाबियों के पास थी। जीएसटी एक प्रकार से पंजाब और पंजाबियत की दुश्मन बन करके आई और चौपट कर दिया, और पंजाब के हमारे खाते में जो पैसा आता था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। अब उस पर तुर्रा ये है कि इन्होंने जो पैसा हमको कंपनसेशन जो तय हुआ था कि जीएसटी में राज्यों को मिलेगा, पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों का वो पैसा दिया नहीं जा रहा है, रुका पड़ा है। जो भी हमारा 12-14 हजार करोड़ रुपया है, यदि वो दे देते तो हम लैपटॉप भी बांट लेते, अभी तक हम और काम भी कर लेते, लेकिन इन्होंने रोक दिया। अब किसान आंदोलन के जरिए एक पंजाब के खिलाफ एक किसान बिल थोप करके किसानों के ऊपर, ये पंजाबियत के खिलाफ एक और षड्यंत्र कर दिया ताकि पंजाब की अर्थव्यवस्था चौपट हो। ये तो पंजाब को खड़ा नहीं रखने देना चाहते। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे पंजाबियत के संघर्ष के प्रतीक हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी कानूनों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और विषम परिस्थितियों में भी सरकार चला रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है नहीं दिया है। अभी शहरी क्षेत्रों के स्थिति को सुधारने के लिए 25-30 करोड़ रुपया शहर के हिसाब से सबको दिया गया ताकि वहाँ सड़कों, नालियों आदि की दूसरी स्थितियां सुधर सकें। पोस्ट मैट्रिक, इन्होंने पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति मिलती थी दलित वर्ग के बच्चों को, SC ST के, वो बंद कर दी केंद्र सरकार ने, अचानक कह दिया। कैप्टन साहब ने कहा नहीं, हमारे गरीब बच्चे हैं, हम उनको देंगे, और अब राज्य सरकार दे रही है, पंजाब सरकार अपने खजाने से दे रही है। फिर कैप्टन साहब ने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो सरकारी जमीनों पर गरीब का कब्जा है, छोटे छोटे कब्जे हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको नियमित कर दिया। लाल डोरे वाला मामला सुलझा करके छोटे छोटे उद्योगों के लिए बहुत सारे काम कर दिए। रावत जी धन्यवाद आपका। बिल्कुल आसी हरीश रावत कांग्रेस के ਜਿਹੜੇ सूबा प्रभारी ने, ਸਾਬਕਾ मुख्यमंत्री भी रह चुके ने और कांग्रेस के ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਰੂਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।